नमस्कार दर्शकों को श्रृंखला कुमारी खंडम या कुमारी महाद्वीप के दूसरे अध्याय में वापस स्वागत है। हमने कुमारी महाद्वीप और उसके व्युत्पन्न के विभिन्न नामों के बारे में देखा है। हमने मेरू पर्वत से बहने वाली विभिन्न नदियों के बारे में जाना जो आज भी अलग अलग नामों से पाई जाती है, सिवाय नदी फकरोली के जो आज भी उसी नाम से जानी जाती है। और हाँ, हम स्कंद पुराण के बारे में जानकर आश्चर्यचकित हो गए। चलो अब हम कुमारी महाद्वीप में और कुमारी महाद्वीप की सीमाओं पर रहने वाले विलुप्त हो चुके विशाल जानवरों और पक्षियों को जानने और देखने का आनंद लें। अब अध्याय 2 में प्रवेश करते हैं और उन सभी को देखते हैं। आइए सबसे पहले हम यह देखें और जानें कि कुमारी खंडम कहाँ और किस प्रकार स्थित था। विद्वानों श्री होल्टकॉम, श्री हेकल, श्री स्लेटर, श्री कटियाल और श्री देवनय्य पावनार ने विद्वान श्री हर्टस के विचार को स्वीकार किया कि विशाल भूमि का द्रव्यमान जो कि ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और भारत को मिलाकर होती है वह कुमारी महाद्वीप है। उत्तर पश्चिम में ग्रीस और दक्षिण अफ्रीका, पश्चिम में मिस्र, उत्तर पूर्व में चीन, मलेशिया, पूर्व में सिंगापुर और दक्षिण में लंबी पर्वत श्रृंखला है जो स्पष्ट रूप से कुमारी महाद्वीप की सीमाओं का वर्णन करती है। विशाल भारतीय महासागर के बीच में एक महाद्वीप की कल्पना करें जो वर्णित देशों की सीमाओं के बीच दक्षिण में फैला है। वह मर्दम भूमि के लोगों का कुमारी महाद्वीप है। इस विशाल क्षेत्र को 14 भागों में विभाजित किया गया था और इसे 49 देशों में विकसित किया गया था और उन्हें बहुत महिमा के साथ शासित किया गया था। मिस्र की सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, रोमन सभ्यता, ग्रीक सभ्यता, मायन सभ्यता, इंडस घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता जैसी कई अन्य उच्च सभ्यताएं इतिहास में अच्छी तरह से प्रलेखित है, लेकिन एकमात्र सभ्यता जिसने बहुत सारी सभ्यताओं को जन्म दिया है वह है कुमारी महाद्वीप की सभ्यता। यह तथ्य विश्व के सभी इतिहासकारों द्वारा स्वीकार किया गया है कि देवेंद्र कुलवेल्लार या कुर्मी क्षेत्रीय को इससे अधिक गौरव की बात क्या हो सकती है कि वे पांड्यों के वंशज हैं। मर्दम भूमि के पांड्या जहाज निर्माण, समुद्री विज्ञान, वास्तुकला, मंदिर निर्माण, शहरी संरचना, खगोल विज्ञान, वाणिज्य और चिकित्सा में पारंगत थे। उनके पास आज की सभ्यता के समान सभ्यता थी। दुनिया के कई देशों के साथ उनके व्यापारिक संबंध थे। पांड्या कई द्वीपों में बस गए और उन्होंने भगवान इंद्र की पूजा को पूरी दुनिया में कुमारी महाद्वीप के प्रमुख देवता के रूप में फैलाया। कुमारी महाद्वीप में रहने वाले पांड्या दुनिया के कई हिस्सों में आज भी कुडमी, कुडुम्बर, मल्ला, पल्ला, पांड्या, कुडुम्बा जैसे शब्दों के प्रकट होने का कारण थे। उनके वंशजों को नाविक भी कहा जाता था जिनके पैर जमीन पर स्थिर नहीं थे। उन्होंने यह नाम इसीलिए कमाया क्योंकि उन्होंने अपना ज्यादातर समय समुद्र में व्यापार करने के लिए बिताया। उनके अनुसार 2 प्रकार के क्षेत्र थे। एक युद्ध क्षेत्र जहां उन्होंने घातक दुश्मनों को हराया और दूसरा वह मैदान जहां परिपक्व धान को मापा जाता था और पर्वत जैसे ढेर किया जाता था। तो पांड्या वे थे जो कभी भी जीत सकते थे, इसीलिए उन्हें तमिल में कालाडिगल भी कहा जाता था। देवेंद्र कुलवेल्लार या कुर्मी क्षेत्रीय वेटलैंड के कृषि और मूल निवासी थे।
हालांकि पांड्यों की महिमा इस तरह से बहुत कुछ बताई जा सकती है, लेकिन हम एक मजबूरी में हैं कि हम उस समय के दौरान उनके साथ रहने वाली दूसरी जीवित प्राणियों को भी देखें, जैसे कि उस दिन के पक्षियों और जानवरों, और उनका स्वभाव को जानें। जब हमें ऐसी स्थिति का एहसास होगा, तभी हम कुमारी लोगों की संस्कृति को समझ सकेंगे। वह तभी संभव है जब हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर मरुदम भूमि के लोगों की रहस्यों को महसूस करने के लिए प्रकृति के साथ यात्रा करें। कुमारी खंडम के लोगों के कालक्रम का पता लगाया गया है और ऐसा लगता है कि पुरातन पंथियों द्वारा रिकॉर्ड किए गए कालक्रम गलत है। ये बात गलत साबित हुई कि मानव वानर से विकसित हुए थे, और यह विश्वास भी गलत निकली कि मानव विकास केवल 18,000 सालों पहले शुरू हुई थी। मरुदम भूमि के लोगों के पत्थर के औजार जो चेन्नई के अदिरंबक्कम में पाए गए हैं, 3,80,000 साल पुराने साबित हुए हैं। इतिहासकार 20,000 वर्षों को 2,000 वर्ष के रूप में दर्ज करते गए, और अगर कहीं पर मरुदम भूमि के लोगों के बारे में दर्ज करना हो तो 80,000 सालों के बदले 8,000 साल के रूप में दर्ज किया। उन्होंने ऐसे क्यों किया, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। हो सकता है कि वे नहीं चाहते थे कि मरुदम भूमि की कुर्मी क्षत्रियों की प्राचीनता और सांस्कृतिक विकास का पता सारी दुनिया को पता चले। यदि हम मरुदम भूमि के लोगों के जीवन के रहस्यों को समझने की कोशिश करें, जो कि दुनिया में दिखाई देने वाला पहला सभ्य महाद्वीप है, हम केवल तभी समझ सकते हैं जब हम उस दिन से इसकी जांच करें जब यह दिखाई दिया था। 4,000 मिलियन वर्ष पहले सूर्य की तरह पृथ्वी भी कई संदर्भों में आग फेंक रही थी, जैसे कि बिग बैंग के लोकप्रिय अध्ययन हमें कहती है। पृथ्वी की ज्वलंत गेंद को कुछ लाख वर्षों के बाद धीरे धीरे ठंडा किया गया। इसके बाद कई वर्षों की बारिश से समुद्र का निर्माण हुआ, जिसमें पहला सूक्ष्म जीव दिखाई दिया। पहला सूक्ष्म जीव लगभग 350 मिलियन वर्ष पहले दिखाई दिया था। सूक्ष्म जीव समूह विभिन्न प्रकार के रैखिक जीवों में विकसित हुए। पृथ्वी पर इन समुद्री जीवन के गठन से पहले केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैसें जैसे कि अमोनिया हुआ करती थी। समुद्री रोगाणु सबसे पहले सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते थे और महासागर पर फीड करते थे। जैसे जैसे सूक्ष्म जीवों ने पोषक तत्वों का विघटन किया, ऑक्सीजन भी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपशिष्ट उत्पाद का एक हिस्सा बना। इन सूक्ष्म जीवों द्वारा जारी ऑक्सीजन की भारी मात्रा ने अन्य जीवों के सांस लेने और पृथ्वी पर रहने का मार्ग प्रशस्त किया। रोगाणुओं ने समुद्री शैवाल बनाया। इसके बाद पौधे बढ़ने लगे। गैर फूलों के पौधे लगभग 17,000 मिलियन साल पहले विकसित हुए थे और फूलों के पौधे लगभग 130 मिलियन साल पहले विकसित हुए। इस समय के दौरान समुद्र में दिखाई देने वाले इन तैराकी प्राणियों में से कई सरीसृप स्तनधारियों और पक्षियों में विकसित हुए। इस अवधि को मेसोलिथिक युग के रूप में जाना जाता था। आर्कियोलॉजिस्टों ने समय अवधि को ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियन में विभाजित किया। यह वह समय था जब डायनासोर की प्रजातियां रहती थी और कई प्रकार के बंदर भी रहते थे, जिनमें लेमुरियन बंदर भी शामिल थे। इस समय एक प्राकृतिक आश्चर्य हुआ। एक जाति विकसित हुई। वह एक व्यक्तिगत मानव जाति थी जो एक वानर की तरह दिखती थी। उन्हें लेमुरियन और बाद में पांड्या भी कहा जाता था। कुमारी महाद्वीप की मानव जाति ने डार्विन के सिद्धांत को गलत साबित कर दिया कि मनुष्य वानर से पैदा हुए थे। मनुष्य वानर से प्रकट नहीं हुए। जिस प्रकार प्रकृति के विभिन्न रूप में विकसित प्रजातियों के विभिन्न रूप हैं, वैसे ही मनुष्य भी अद्वितीय जीव के रूप में विकसित हुए हैं। यह विकास कुमारी महाद्वीप में हुआ।
यदि मनुष्य वानर से पैदा हुआ था तो उस दिन के बंदर आज भी बंदर क्यों हैं? और उन दिनों के इंसान आज भी इंसान ही बने हुए हैं। जब लोगों के दिमाग में इस तरह के सवाल उठे, जिन्होंने डार्विन के सिद्धांतों को जीवन में धारण किया था, वे चुप थे। डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत विफल रहा। अतः यह एक सर्वविदित तथ्य है कि कुमरी महाद्वीप के पांड्या 450 मिलियन वर्ष पहले के हैं। ऐतिहासिक पुरातनपंथी जिन्होंने इतिहास के इतने महत्वपूर्ण हिस्सों को छुपाया, उन पर हंसी आती है। उन्होंने 45 मिलियन वर्षों के बजाय इतिहास को 4500 ईसा पूर्व में बदल दिया है, जो कि इस तथ्य में एक बड़ा भ्रामक अंतर है। नमदितेडल न्यूज चैनल वास्तव में पहली बार बाहरी दुनिया के लिए देवेंद्र कुलवेल्लार या कुर्मी क्षत्रियों के वास्तविक इतिहास को सामने लाने पर गर्व महसूस कर रहा है। जीव विज्ञानी डब्ल्यू कार्वर का कहना है कि मानव जाति कुमरी महाद्वीप में एक अलग प्रजाति के रूप में उत्पन्न हुई और वह जानवरों से नहीं आई। यह भी सच है कि कुमरी महाद्वीप के लोग डायनासोर जैसे जानवरों के साथ रहते थे। कुर्मी क्षत्रियों ने रक्त प्यासे डायनासोर के साथ लड़ाई लड़ी है और शांति से रहने के लिए अपना सुरक्षित स्थान बनाया है। कुमरी महाद्वीप एक उष्णकटिबंधीय महाद्वीप था। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की प्रकृति यह है कि वहां रहने वाली प्रजातियां आकार में बड़ी होती है। कुमरी महाद्वीप में पाया जाने वाला यूकलिप्टस का पेड़ आज के यूकलिप्टस के पेड़ों से कई गुना ज्यादा लंबा था। बेडबग्स लगभग 10 सेंटीमीटर लंबे थे और उनके पंख भी थे। चींटियां 5 सेंटीमीटर लंबी थी। डायनासोर्स आज के हाथी से लगभग 10 गुना बड़े थे। कुमरी महाद्वीप के लोगों को एक सुरक्षित जीवन जीने के लिए डायनासोरों से लड़ना पड़ा और उन्हें मारना पड़ा। इस सवाल के लिए कि क्या याली नाम के मंदिरों की मूर्तियां कुमरी महाद्वीप के डायनासोर को दर्शाती है, जवाब होगा हाँ। पांड्यों ने मूर्तियां बनाई थी जो तमिल में याली नामक जानवर को दर्शाती है, एक हाथी की सूंड को घसीटते हुए। तमिल भाषा की स्थानिकता ऐसी है कि अक्षर या और आ का परस्पर विनिमय किया जा सकता है और शब्द का अर्थ वही रहता है। भगवान इंद्र को वास्तव में ऐंद्रन कहा जाता है। बाद में लोगों द्वारा उपयोग के कारण यह इंद्रन हो गया। ऐंद्रन का अर्थ है जो 5 तत्वों को नियंत्रित करता है। विशाल वृक्ष को तमिल भाषा में आलमरम नाम दिया गया था क्योंकि आ का अर्थ है वृक्ष के विशाल आकार का आश्चर्य तत्व। श्री उड़ीसा बालू, श्री मासो विजेता, श्री नीलेंद्रन पांड्यन और अन्य शोधकर्ताओं और विद्वानों की मदद से हमने यह श्रृंखला शुरू की है। हम आपसे इस पर हमारा समर्थन करने का अनुरोध करते हैं। हम शिलालेख विभाग, आर्कियोलॉजी विभाग, तंजावुर तमिल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं और अन्य लोगों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस यात्रा में हमारी मदद की है। अगले एपिसोड के साथ आने वाले वीडियो में देखें। तब तक के लिए धन्यवाद।